आज की पीढ़ी को मालूम ही नहीं है। जिन्ना की तो कोशिश थी। हमारे में से कितने लोग पाकिस्तान गए? तो हैदराबाद का मसला भी नेहरू जी माउंटबेटन को देना चाहते। हमारे नागरिकों को पता ही नहीं है। एक व्यक्ति चट्टान की तरह मजबूत खड़ा था। हमारे तक ना पूरी बातें पहुंचाई नहीं। जो बचता है वो हिंदुस्तान। 90% लोगों को नहीं पता है। उस वक्त भी टुकड़े टुकड़े गैंग थी ब्रिटिशों की। आज भी है। केवल भाषणों से देश नहीं चलता। नमस्कार, मैं हूं भाविक शाह मुंबई थिएटर गाइड से। मुंबई थिएटर गाइड भारत का एकमात्र थिएटर के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है। 2004 से हम इंडियन थिएटर इंडस्ट्री को विश्व भर में बसे नाटक प्रेमी को तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयोग हम वीडियो इंटरव्यूज के द्वारा थिएटर और उनसे जुड़े लोगों, उनकी मेहनत, लगन और उनकी कहानियां लोगों तक ले जा रहे हैं। आज हम मिल रहे हैं सरदार द आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया के 3 खास व्यक्तियों से। नाटक के लेखक गीता मानिक, नाटक के मुख्य कलाकार मनोज जोशी जी और उनके दिल में बसे सरदार को। और वर्चुअली हमारे साथ प्रेजेंट है प्ले के डायरेक्टर विरल रथ जी। गीता जी, पहला प्रश्न आपके लिए कि मैंने आपकी पुस्तक सरदार द गेम चेंजर पढ़ी है। थोड़ा उस पुस्तक के बारे में बताइए। उस पुस्तक आपको लिखने के लिए क्या प्रेरणा आपको मिली और उसके पीछे आपने क्या मेहनत की, तब जाके ये वो पुस्तक जो आज पुस्तक है। एक्चुअली इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि मनोज जोशी, जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो उन्होंने उनका एक विचार था कि हम सरदार पे एक नाटक करें। यहाँ से पूरी जर्नी की शुरुआत हुई। तो मैंने कुछ किताबें देखनी शुरू की और मुझे लगा कि उन्होंने जो सबसे अहम कार्य किया है, सरदार पटेल ने बहुत सारे कार्य किए हैं, पर विलीनीकरण का जो कार्य किया है 565 रियासतों को भारत में सम्मिलित करने का, वो बहुत बड़ा कार्य है। तो मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर किताबें पढूं, पर मुझे उस वक्त इतना बड़ा शौक लगा कि उस विषय पर उस वक्त तो एक भी ऐसी किताब नहीं थी। एक सिर्फ थी इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, जो वीपी मेनन सरदार के ये पूरे कार्य में सहयोगी रहे, उनके सेक्रेटरी रहे, उनकी किताबें, पर वो इतनी एकेडमिक और टेक्निकल है कि एक आम आदमी वो उसे पढ़ के उसे समझ नहीं पाएगा, या तो 4-5 पन्ने पढ़ के वो रख देगा। तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा कार्य सरदार ने किया, जिसके बारे में विश्व भर के जो हिस्टोरियंस है, जैसे निकोलस बुकलाई नाम के जो एक रशियन हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा है कि यू इंडियंस आर अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। आप लोगों ने एक भी राजा को खत्म किए बगैर 565 रियासतों को कैसे सम्मिलित किया? क्योंकि आप पूरे विश्व का इतिहास देखेंगे तो कोई भी राज्य, कोई भी देश को जब दूसरे देश ने उसके ऊपर कब्जा किया है तो वहां के राजा को खत्म किया है। इस देश में 565 रियासतों पर एक भी शासक को हमने खत्म नहीं किया। तो ये इसके लिए सरदार को पूरे विश्व में सम्मान दिया जाता है, और हमारे यहाँ इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो जब मुझे पता चला तो ये एक बड़ा फोर्स बना मेरे लिए। इस विषय पर हम सरदार पे ही काम करने वाले थे तब, पर उनके ऊपर काफी बायोग्राफीज है उनकी।
और एक्चुअली हमको बायोग्राफी बनानी नहीं थी। हाँ। मतलब पहले दिन से जब से ये तय हुआ था, मतलब गीता बहन ने अपने जीवन के 7 साल ये रिसर्च किया है और लगभग 200 पुस्तकों का आधार लेके, ओ मतलब तथ्यों सहित हाँ ये नाटक, क्योंकि बायोपिक क्या है कि उनकी जीवन कवन यात्रा तो बहुत सारे 2-3-4 भारत में किधर किधर प्ले हो चुके हैं, बट जो वो बोल रही है उसको ही मैं आधार देके बोल रहा हूं, अंडरलाइन करके, कि नाटक ऐसा करना था कि जो ये रियासतों को, जो भारत का एकत्रीकरण है और आजादी के बाद की जो आजादी है, जो सच्चे में आजादी हमको जो दिलवाई, वो कैसे दिलवाई, और उसमें सरदार पटेल जी का जो योगदान है वो, सॉरी टू से, बट हमारे मतलब आजादी के बाद उनको किस प्रकार से साइड ट्रैक किया गया, क्यों किया गया, किस कारण किया गया, इतने जबरदस्त नेतृत्व था। मतलब गांधी जी बोलते थे कि सरदार के बगैर मेरा काम नहीं हो सकता, ये मानते थे गांधी जी। करेक्ट। ओके। और जिस कांग्रेस को समृद्ध करने के लिए उन्होंने, बहुत बड़ा उनका योगदान है, केवल पार्टी नहीं संगठन का भी, उनकी जो निर्णायक शक्ति थी, उन्होंने जिस प्रकार से भारत का विलीनीकरण, जो 565 रियासतों का विलीनीकरण किया, उसके बारे में हमारे नागरिकों को पता ही नहीं है, क्योंकि सच्चा इतिहास हमारे सामने लाने का न उन्होंने प्रयास किया, वो नेतृत्व ने, न किसी के सामने लाने दिया, और उनको इस प्रकार से साइड ट्रैक किया गया, साबोटाज किया गया। मैं तो बहुत 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 जिम्मेदारी से ही बोल रहा हूं। तो वो केवल प्रजाजनों को, नागरिकों को भारत के इतना ही पता है कि सरदार पटेल यदि प्रधानमंत्री होते तो बात कुछ और होती। हाँ। और कश्मीर के बारे में थोड़ा बहुत पता है, कुछ हैदराबाद के बारे में पता है, पर ये क्यों हुआ, ये किसका सपना था? तो ये गीता जी का 7 साल का रिसर्च है, और रिसर्च करने के बाद वो नाटक लिखने गई थी, बट नाटक लिखते 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 वो इतना बड़ा हुआ, वो 700 पेज हो गए। तो फिर उन्होंने सोचा, मुझे कहा उन्होंने कि मनोज भाई, ये मैं मिड डे में या किसी वृत्तपत्र में इसको कॉलम के तुमने करना ही चाहिए। और हुआ क्या कि फिर उसका जो मतलब एक नाटक बनाने के लिए वो बहुत इतना बड़ा साहित्य था कि उसको नाटक में कैसे समय, वो आगे हम बात करेंगे, बट मैं उनकी बात में बीच में इसलिए बोला कि उनका ये 7 साल का एक बात जोड़ना चाहूंगी कि हमारे यहाँ ना जुमला चलता है कि सरदार पटेल ना होते तो हमें हैदराबाद जाने के लिए, जूनागढ़ जाने के लिए वीजा लेना पड़ता, पर उससे एक स्टेप आगे की बात है। कितने लोग, हमारे में से कितने लोग पाकिस्तान गए हैं? अगर सरदार पटेल ना होते ना तो आप इन स्टेट्स में जा ही नहीं पाते। बराबर है। मतलब बहुत सही बताया कि मुझे गुजरात जाने के लिए, गुजरात की मतलब काठियावाड़ की छोटी छोटी 222 रियासतें थी, तो सभी जगह हमको भोपाल जाना है तो मुझे वीजा लेना पड़ता, क्योंकि भोपाल ने भी सोचा था कि मैं स्वतंत्र हूं। अब सोचिए, जो उन्होंने कहीं ना लाइन की वेस्टर्न लेखकों ने ये लिख कर रखा है या इतिहासकारों ने ये लिख कर रखा है कि विश्व में एकमात्र ऐसा उदाहरण है कि 565 रियासतों को एकत्रित करने के लिए खून की एक बूंद भी न बहाकर और बहाए बिना केवल बातचीत से, मतलब जहां साम दाम दंड भेद जो ही है, हाँ। मतलब जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिकली उन्होंने ये काम कैसे किया। और अंग्रेजों का जो ये सपना था, मतलब चर्चिल का भी था और सारे अंग्रेजों का था कि इनको तोड़ो, और वो तोड़ने नहीं 200 भाग करने थे, उनको टुकड़े ही करने थे। मतलब एक पाकिस्तान प्रिंसिस्तान, मतलब जितने भी प्रिंसेस हैं उनका प्रिंसिस्तान, मतलब अलग अलग देश, और जो बचता है वो हिंदुस्तान। तो ऐसा उनका जो सपना था, उस सपने को उन्होंने किस तरह से तोड़ा
और बिना मतलब बिल्कुल बुद्धिपूर्वक, और केवल 2 साल की अवधि में, 1 साल बोलूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, और ऐसी उम्र में, और फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत भी, और फिर उनको कैसे साइड ट्रैक किया गया, हाँ, उनको कश्मीर बे से भी बाकात रखा गया। आज कश्मीर का जो इशू है वो शायद अगर उस समय उनकी चीज मानी होती तो ये आज जो 370 हटाने में इतने साल लगे, मतलब वो उन्होंने भी कहा था कि 370 जो है आज कल, मतलब जिस अयंगार को बोल के गए थे नेहरू जी, ओके, तो उन्होंने ये भी कहा था कि भाई हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो आने वाला कोई भी दूसरा गवर्नमेंट है ये इसको रिपेयर करेगा, ये मत। अम्बेडकर जी ने भी विरोध किया था 370 का। तो पॉइंट इज दैट कि उन्होंने जो जो भी बोला था कि जैसे इसको यूनो में ले जाने की आवश्यकता नहीं थी, ये हमारा प्रश्न है, हम सॉल्व करेंगे, और जैसे सैनिक भेजे वो सैनिकों को रोकने का आदेश देना, सारी चीजें हैं। जैसे हैदराबाद का मसला है, तो हैदराबाद का मसला भी नेहरू जी माउंटबेटन को देना चाहते थे, नहीं, दे दिया था ऑलरेडी, माउंटबेटन को दे दिया था उन्होंने हैदराबाद। तो अगर समझो कि आप समझो कि जिन्ना की तो कोशिश थी कि सारी 5-7 रियासतों को काट कर, मतलब भोपाल इंदौर से लेके पूरा राजस्थान कट करके पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहते थे, इंक्लूडिंग जूनागढ़। मतलब आप सोचिए कि पूरा, मतलब ऐसा भारत कैसे काटने की कोशिश थी, और एक व्यक्ति चट्टान की तरह मजबूत खड़ा था जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्हीं की बदौलत आज हम जो स्वातंत्र का उपभोग ले रहे हैं, या जो स्वातंत्र का आनंद निभा रहे हैं या आनंद ले रहे हैं, आज की पीढ़ी को मालूम ही नहीं है, हमारी पीढ़ी को भी नहीं मालूम है कि क्या क्या काम किया था उन्होंने, और किस प्रकार से एक लोगों को, और अपने बातचीत से, मतलब जहां मधुर वाणी है, मधुर वाणी से, जहां मतलब एक तो उनकी निर्णय शक्ति बहुत कमाल की थी, उनका वो जो सामर्थ्य था, उनका वक्तृत्व था, प्रेम से बात करना, लोगों को साथ जोड़ना, और वो कि भैया हम एक रहे, हाँ, हम टूटे नहीं। ये बहुत बड़ी बात। तो एक राष्ट्र रहे, और राष्ट्र सर्वप्रथम है, बाकी सब बात, मतलब निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से उन्होंने जो सेवा की वो इतनी अद्भुत थी कि जब सरदार पटेल अपने जीवन से, मतलब जब उनकी मृत्यु हुई, उस वक्त उनके खाते में 216 रुपये थे बैंक अकाउंट में, और मतलब कि आज हम ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी नेता हमारा था, और बाकी के नेता भी हैं, मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है, बट एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति ने भारत को टूटने से, टुकड़े टुकड़े होने से रोका, तो आज भी, उस वक्त भी टुकड़े टुकड़े गैंग थी ब्रिटिशों की, आज भी है। तो जो मतलब जाति, धर्म, पंथ, ये सबसे उठकर देश बड़ा है, राष्ट्र को समृद्ध रखो, राष्ट्र को संगठित रखो, राष्ट्र को एक रखो, ये जिम्मेदारी हमारी है अब उसको समृद्ध करके रखना। तो ये इतना बड़ा फलक, इतना बड़ा कैनवास, इतने 565 रियासतों तो एक नाटक में नहीं ले सकते, बट मैक्सिमम जो भी है वो लेने से, इंफॉर्मेशन से, सेट से लेके, और विरल राज जो बहुत ही उम्दे और बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, उनको ये धुरा सौंपी गई। और दूसरी एक बात मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि नाटक 7 साल का रिसर्च, ओके, हम दोनों मतलब एक ही पेज पे थे कि ये हो, और वो हुआ, और वो जिनके कारण हुआ वो है नीम ट्री एंटरटेनमेंट, और भूमि नथवानी एंड धनराज नथवानी का मैं 100 बार आभार प्रकट करूंगा कि इस प्रकार का बड़ा ह्यूज प्रोडक्शन 60 लोगों का, और ये विषय प्रस्तुत करना, वो अपने आप में भी एक जिगरा चाहिए। ओके, नाटक होते हैं, लेकिन इस प्रकार का विषय इसी प्रकार से, उसी चट्टान, मतलब जैसे हिमालय की तरह ही उसको पेश किया है। तो दिस इज द ग्रेट क्रेडिट गोस टू नीम ट्री एंटरटेनमेंट, धनराज जी और भूमि जी को और विरल राज को, और सारी हमारी टीम, मतलब सारे कलाकार जो है वो भारत के कुछ
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भी पास आउट लोग हैं, कुछ नए कलाकार हैं, कुछ मतलब ट्रेंड एक्टर्स हैं सारे। मतलब 60 लोगों के ग्रुप के साथ एक नाटक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, और वो सब ईश्वर की कृपा से 5 प्रयोग आज हो चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि पूरा देश और देश विदेश में हम ये नाटक लेकर जाएं, और जाएंगे ही डेफिनेटली, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं तो दर्शकों को आग्रह करूंगा कि आप तो जरूर आइए, बट आप अपने फैमिली को, बच्चों को लेकर आइए, ताकि उनको भी पता चले कि आज हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र किसके कारण हैं, किन लोगों के कारण हैं, सरदार पटेल जी का क्या कार्य है, कितनी बारीकी से उन्होंने ये देखा है। देखो, उनकी जो एक थी ना कि देश को संगठित करने के लिए हमको जो आईएएस और आईपीएस जो है अंग्रेजों ने बनाया था, बट ये देश को संगठित रखने के लिए ये एक, जैसे वो फौलादी थे तो एक फौलादी फ्रेम चाहिए, तो वो फौलादी फ्रेम यानी आईएएस और आईपीएस जो वो उन्होंने बनाया कि भैया वो, मतलब गीता जी ने बहुत अच्छा एक डायलॉग लिखा है कि केवल डायलॉग नहीं है वो, जो सरदार मानते थे कि केवल भाषणों से देश नहीं चलता, बराबर है। देश चलता है निष्ठा से, और निष्ठावान लोगों से, उस समर्पण से देश चलता है, केवल भाषणों से और केवल पॉलिसी बना के नहीं बनता। वो उसकी उसका इम्प्लीमेंट करने वाले निष्ठावान लोग चाहिए, जो अंतिम पंक्ति तक जो भी लोग बैठे हुए हैं उन तक वो सारी चीजें पहुंचे, इसीलिए निष्ठावान लोग ही चाहिए। बराबर है। तो ये जो उनके ही वाक्य थे, उन्होंने जो बोला था, उन्होंने जो किया था, वो सारा एकदम रियलिस्टिक पैटर्न पे ये नाटक किया है। और द क्रेडिट गोज टू डेफिनेटली नीम ट्री एंटरटेनमेंट, ऑफ कोर्स विरल राज, और हमारे जितने भी सहकारी है, चाहे बैक स्टेज के वर्कर्स हों, बैक स्टेज में 30 पीपल है, ओके, और 30 लोग स्टेज पे हैं, फिर साउंड के लोग, मतलब इट्स अमेजिंग प्रोडक्शन। एंड मैं बोलूं, आज इस थिएटर में मुझे आज लगभग 45 साल हुए थिएटर करते। उसके बाद मैं फिल्मों में आया, राइट। बट मेरे जीवन का ये सर्वोत्तम क्षण है और सौभाग्य का क्षण है कि मैं सरदार ये नाटक कर रहा हूं, और मतलब आनंद है कि जो सोचा, मतलब 12 साल की तपश्चर्या थी हम दोनों की, वो तब का फल आज मिल रहा है। बस तो मैं बस रंग देवता को और सभी को, दर्शकों को भी प्रार्थना करूंगा कि ये नाटक आप जरूर देखें, और जो भी देश से प्रेम करता है, जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, जो अपनी मिट्टी से प्रेम करता है, वो ये नाटक देखे बगैर नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से सब देखेंगे, उसमें तो कोई वो नहीं है। आपने बताया आपका 45 इयर्स का एक्सपीरियंस, मतलब थिएटर इंडस्ट्री में, तो आपका एक बहुत ही मशहूर नाटक चाणक्य जो आज भी परफॉर्म हो रहा है जी, उसके लिए एक अलग तरह की तैयारी आपने की थी। मतलब उस रोल में चाणक्य भी उतने ही पावरफुल कैरेक्टर है और सरदार भी उतने ही पावरफुल कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर में घुसने के लिए या उस कैरेक्टर को अपने जीवन में लाने के लिए, क्योंकि स्टेज पे वो कैरेक्टर आप जीते हो, तो आपने क्या मनोभूमि या क्या तैयारी की जिसके थ्रू लोगों को लगे कि सरदार ही है यहाँ पे?